वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर 4 क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वह कैसा क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट का जो साउथ ईस्ट एशिया का क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि भले ही पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, लेकिन इस क्लाइमेट में एरिया वाइज जो है रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हर एक एरिया का टेम्परेचर सेम हो। जैसे हम समर सीज़न की ही बात कर लें तो जब टेम्परेचर जो है थार डेजर्ट का जो टेम्परेचर होता है और हमारे जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर होता है, उसमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। टेम्परेचर के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि प्रेसिपिटेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। हर एक एरिया की जो प्रेसिपिटेशन है वो सेम नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था कि अगर हम हिमालयस की बात करें तो वहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, और बाकी कंट्रीज़ में जो प्रेसिपिटेशन है वो रेन जो मतलब कंट्री की बाकी के एरिया में जो है वो प्रेसिपिटेशन रेन की फॉर्म में होती है। और साथ ही साथ हमने देखा था कि प्रेसिपिटेशन की सिर्फ फॉर्म में ही वेरिएशन नहीं बल्कि उसके अमाउंट में भी वेरिएशन देखने को मिली थी हमें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं ये ऐसे क्यों होती हैं, क्यों, जबकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप है, लेकिन फिर जो है हमें कुछ रीजनल वेरिएशंस देखने को मिल रही हैं। तो इनके क्या फैक्टर्स हैं इसी को हम डिस्कस करेंगे। सो अवर टुडेज टॉपिक इज climatic controls. There are 6 major controls of the climate of any place. बच्चों, अगर हम किसी भी प्लेस के क्लाइमेट की बात करें तो उनके 6 मेजर कंट्रोल्स हैं, यानी कि 6 मेजर फैक्टर्स जो हैं किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है उसे कंट्रोल करते हैं। दे आर लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स। वे कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है किसी भी जगह का क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है? लैटिट्यूड, altitude, pressure and wind system, distance from sea, ocean currents and relief features. Okay students, due to curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. तो बच्चों, अर्थ के कर्वेचर की वजह से, अर्थ का कर्वेचर यानी कि कर्वेचर क्या होता है बच्चों? द स्टेट ऑफ बीइंग कर्व्ड, यानी कि जो अर्थ, जैसे आप ग्लोब देखते हो तो कैसा है ग्लोब? कर्व्ड है ना ग्लोब। तो अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो सोलर एनर्जी रिसीव करती है अर्थ, वो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो वेरीज करती है। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं बच्चों? तो बच्चों, आप सबने ग्लोब तो देखा ही है, ठीक है। इस तरह से होता है ग्लोब, ठीक है, इस तरह से ग्लोब। इस पे जो ये लाइनें लगी रहती हैं ये क्या होते हैं? हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स, ठीक है। और ये क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। आप सबने फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में स्टडी किया है। जो इक्वेटर पे है ये कितना होता है? 0 डिग्री, और पोल्स पे कितना होता है? 90 डिग्री। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। तो जो सन की रेस हैं वो इक्वेटर पे बिल्कुल सीधे पड़ेंगी ना, बिल्कुल सीधे। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ नीचे को, वहाँ पे जो सन रेस हैं बिल्कुल सीधी नहीं पड़ेंगी, उतनी रेस नहीं पड़ेंगी जितनी इक्वेटर पे पड़ेंगी। सो इट मीन्स जो सोलर एनर्जी है वो वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे लैटिट्यूड में वेरिएशन आती गई, इक्वेटर पे लैटिट्यूड कितना 0 डिग्री पे था, फिर वैसे करके ये पोल्स पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है सन रेस जो है वेरी करती जाएंगी, वो उतनी रेस नहीं पड़ेंगी जितनी वो इक्वेटर पे पड़ रही थी, ठीक है। एज ए रिजल्ट, एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। तो इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता जाएगा जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे।
As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. और बच्चों, जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस होने लगता है। देखना आप, जब हम हायर किसी हिमालयाज़ पे ही चले जाएं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो उतना डेंस नहीं होता है जितना हमारे अर्थ पे, हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम देखते हैं। तो उसके कंपैरिजन में हिमालयस पे जाके अगर हम एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस होता है और जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है हिमालयस पे जाके। अच्छा, आल्टीट्यूड्स क्या हो गया बच्चों? जैसे कि ये हो गया ग्लोब, ठीक है। अब हमारे हिमालयस है, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके जो उनकी हाइट है ना, अबव द सी लेवल जो उनकी हाइट है उसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड। और अगर हम जनरल डेफिनेशन की बात करें आल्टीट्यूड्स की, तो आल्टीट्यूड्स यानी कि जो डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं हम यूजुअली अपवर्ड या फिर वर्टिकल डायरेक्शन में, उसे हम कहते हैं आल्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये एक माउंटेन है तो इसका जो अबव द सी लेवल जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ना, इसकी जो हाइट मेजर करेंगे वो इसके आल्टीट्यूड होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आल्टीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम माउंटेन पे या किसी हिल्स पे ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे यानी कि आल्टीट्यूड हायर होता जाता है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ करता जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हिल्स पे जो समर में भी कूलर टेम्परेचर रहता है, यानी कि ठंडा ठंडा मौसम रहता है वहाँ पर हिल्स पे। Now the pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. अब जो प्रेशर और विंड सिस्टम होता है किसी भी एरिया का बच्चों, वो किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड, उस प्लेस की लैटिट्यूड और आल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है हम इसे समझेंगे, ये क्या होता है। अब देखो, ये जो है अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सन, ठीक है, ये आ गया अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री। अब सन से जो रेज आती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं और स्ट्रांगली पड़ती हैं, ठीक है, और बाकी जो है पोल्स पे ये जो है इतनी नहीं पड़ती, उतनी स्ट्रांगली नहीं पड़ती। जब ये डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं तो उस एरिया से जो है वो क्या होता है, एयर मासेस ऊपर की तरफ उठते हैं। एयर मासेस ऊपर की तरफ उठते हैं यानी कि सबसे पहले एयर मास क्या होता है? एयर मास यानी कि जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर जो एटमॉस्फेयर में होता है उसे हम कहते हैं एयर मासेस। अब एयर मासेस ऊपर की तरफ क्यों उठे? क्योंकि जब सन रेज डायरेक्टली स्ट्रांगली जो है इस एरिया पे पड़ी, इन जगहों पे पड़ी, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म अप हो गया, या वहाँ पे जो एयर थी वो वार्म अप हो गई, इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक है, ऊपर की तरफ उठी, ठीक है। या इसे आप 3D इमेजिन करते जाएं बच्चे, कि जब यहाँ से सनरेज पड़ी तो ये एयर मास ऊपर की तरफ उठी और यहाँ पे क्या एक्सर्ट हुआ? लो प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे क्या एक्सर्ट हुआ? लो प्रेशर। अब जब ये ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये डाइवर्ज करती हैं, ये जो एयर मासेस हैं ये डाइवर्ज करती हैं। डाइवर्ज क्यों करती हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, अपनी जगह पे रोटेट हो रही है, उसकी वजह से डाइवर्ज करती हैं। अब जहाँ पर इन्हें जगह मिलती है यानी कि जहाँ पर जो सनरेज है वो कम पड़ रही होती हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे हीट कम होगी, तो वहाँ पर ये एयर मासेस क्या करती हैं? सेटल डाउन होने लगती हैं, ठीक है। अब जिस एरिया पे ये नीचे की तरफ गई वहाँ पर क्या हो गया? हाई प्रेशर। वहाँ पे क्या एक्सर्ट हो गया? हाई प्रेशर, ठीक है। जहाँ से ये एयर मासेस ऊपर की तरफ उठे वहाँ पे लो प्रेशर, और जहाँ पर ये जो नीचे को सबसाइड होती गई और सेटल डाउन होती गई, वहाँ पर आ गया हाई प्रेशर, ठीक है। अब इमेजिन करिए यहाँ पर जो है हाई प्रेशर है, ठीक है, हम जो एयर मासेस हैं यानी कि जो लार्ज वॉल्यूम में एयर है एटमॉस्फेयर में वो इस तरह से आ रही है। अब ये क्या करते हैं ये, और ये याद रखिएगा जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो ये जो एयर मासेस हैं वो किस तरफ मूव करेंगी? इस तरफ,
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वो चलता है। आपको समझ में आ गया है कि कैसे जो जब सन रेज जो है इक्वेटर पे पड़ती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ से एयर मासेस ऊपर की तरफ उठते हैं और फिर जहाँ पे उन्हें वैक्यूम मिलता है वहाँ पर वो जो है सबसाइड कर जाती हैं और यहाँ पर आके वो क्या करती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। और जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है हमेशा, ठीक है। इस तरह से जो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम चलता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेशर एंड विंड सिस्टम जो है वो क्लाइमेट कंडीशंस को कैसे कंट्रोल करता है, यानी कि ये जो टेम्परेचर एंड रेनफॉल है वो कैसे जो है इफ़ेक्ट होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम की वजह से। तो बच्चों, जब एयर मासेस ऊपर की तरफ उठे तो ऐसा तो है नहीं वो अकेले जाएंगे, वो अपने साथ मॉइस्चर लेते हुए जाते हैं और इस मॉइस्चर से क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स बनते हैं तो रेनफॉल होती है, रेनफॉल हुई तो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, करते हैं ना, जब रेनफॉल होती है तो थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर एंड रेनफॉल है वो प्रेशर एंड विंड सिस्टम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि इफेक्ट होता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल किसी भी प्लेस का प्रेशर एंड विंड सिस्टम की वजह से उस एरिया के। नेक्स्ट है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो बच्चों, इस फैक्टर का तो इसके नेम से ही पता चल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इन, यानी कि जैसे जैसे देखो ये अगर मैप है, ठीक है, ये जो एरिया है वो सी के पास का एरिया है, ये जो आ गया इंटीरियर एरिया, ठीक है। अब जो सी के पास के एरिया है वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, लेकिन जैसे जैसे सी से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो टेम्परेचर है वो चेंज होता जाएगा। यानी कि जो सी के पास का एरिया होगा वहाँ पर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है दिन के और रात के समय में। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस आगे बढ़ता जाता है, जैसे इंटीरियर पार्ट का दिल्ली ले लो आप, और बाकी की स्टेट्स ले लो, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अलग देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ पर स्टेट्स हैं, जो कोस्टल एरियाज़ की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर है मॉडरेटिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है चेंज हो जाता है और वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एक्सपीरियंस करते हैं। यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है, जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है, कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स अलॉन्ग विद ऑनशोर विंड्स affect the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold current flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. तो बच्चों, सबसे पहले ओशन करंट्स क्या होते हैं। बच्चों, ओशन करंट्स जो है मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ पैटर्न, जब ओशन के वाटर की जब मूवमेंट होती है एक पैटर्न में जब मूवमेंट होती है, और ये जो पैटर्न होता है वो चेंज भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो इस पैटर्न में मूव कर रहा है तो वो इसी में रहेगा, वो ऐसे करके भी मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो मूवमेंट होती है वाटर की एक पैटर्न में, उसे हम कहते हैं ओशन करंट्स। और ये जो मूवमेंट हो रही होती है ये किसकी वजह से हो रही होती है, विंड एनर्जी की वजह से, वेव्स की वजह से। देखो, अब ऐसी ओशन है तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो अपने साथ जो है, आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि अगर आप एक ग्लास वाटर का लेते हो, एक वाटर लो ग्लास में, और आप एक स्ट्रॉ लो और उस स्ट्रॉ में से ब्लो करो, यानी कि फूंक मारो, तो जो पानी है वो खिसकता है ना, आइट साइड खिसकता है ना। वैसे ही जब ओशंस के ऊपर से विंड फ्लो करती हुई जाती है तो वो पानी को खिसकाते हुए जाती है, यानी कि पानी की मूवमेंट करती हुई जाती है। वेव्स आती हैं जब, यानी ऑसिलेशंस होती हैं पानी के अंदर, तो वो भी जो है वो पानी की मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। और ये जो मूवमेंट होती है एक पैटर्न में, उसे कहते हैं ओशन करंट्स, ठीक है।
और बच्चों जो ओशन करंट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, हॉट ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट। अब ये क्या कह रहे हैं कि ओशन करंट्स अलोंग विद द ऑनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज। जो ओशन करंट्स होते हैं वो जो तटीय हवाएं चल रही होती हैं, ऑनशोर होगी जो तट से होते हुए जो विंड्स निकल रही होती हैं वो ओशन करंट्स के साथ मिलके जो है कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर है फाइनली रिलीफ टू प्लेस ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। क्या है, रिलीफ फीचर्स जो होते हैं उन पे जो है क्लाइमेट किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करता है। ठीक है, जो रिलीफ फीचर्स हैं हमारे वो भी इफेक्ट करते हैं किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स। अब जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एज ए बैरियर एक्ट करते हैं, यानी कि रुकावट पैदा करते हैं। जो कोल्ड या फिर हॉट विंड्स आ रही होती हैं उनको रोकते हैं। दे मे ऑल्सो कास्ट प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। द लीवर्ड साइड्स ऑफ माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई। तो होता क्या है बच्चों, जो मॉइस्चर एयर्स हैं वो यहाँ से जब उठती है तो जो माउंटेन्स हैं वो उन्हें यहीं पे रोक देते हैं। और इसीलिए इंडिया में जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप क्लाइमेट, यानी कि जो ये मॉइस्चर विंड्स उठी उससे जो क्लाउड बना और क्लाउड से फिर रेनफॉल होगा वो सारा इंडिया में होगा। और इसे ये हिमालयास जो है वो एज ए बैरियर एक्ट करते हैं। ठीक है, और जो लीवर्ड साइड होती है, लीवर्ड यानी कि जो दूसरी साइड हो गई, ठीक है, जो दूसरी साइड होगी वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ज़्यादातर कैसा रहता है, ड्राई, क्योंकि ऑब्वियस है माउंटेन्स की वजह से यहीं पे जो है बारिश होगी। अब जो दूसरी साइड होगी वो कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। तो अब समझ में आ गया कि कैसे जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किसी भी प्लेस के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो 6 मेजर फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल होता है। कौन कौन से, लैटिट्यूड, आल्टीट्यूड, प्रेशर and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।